नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित जो चैप्टर है उसे कवर करेंगे और नगर पालिकाओं को शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहरीय स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको कहा जाता है। तो जैसा हमने अपनी पिछली कक्षा में पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान जिन पर हमने चर्चा की थी, उसी से मिलता-जुलता ये टॉपिक है ना? इसमें क्या किया गया है कि जो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो पहले पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पर जो है विस्तारित किया गया था, उसे शहरी स्तर पर भी विस्तारित किया गया है। मतलब जैसे पंचायतें, मतलब इनको आप सरल भाषा में अगर कहना चाहें तो ये समझ लीजिए कि ये शहर की पंचायत है। क्या है ये? शहर की पंचायत है ना? शहर की जो पंचायतें हैं उनको जो है हम नगर पालिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं, ठीक है? तो इसका प्रावधान भी पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही, ठीक है? पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा वह नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संबंध में जो है वह प्रावधान किया गया था। ठीक? जैसे पंचायती राज का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उद्देश्य दोनों का एक ही है कि जो लोकतंत्र है उसे क्या करना है, ग्रास रूट लेवल पर लेके जाना है। ठीक है? इसके माध्यम से क्या होता है, जो शहर हैं, ठीक है, जो नगर हैं, वहीं के लोगों को, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान करने की शक्तियां प्रदान कर दी जाती है। जैसे पानी, बिजली, सड़कें, ठीक है, और फिर जो शहर के पार्क हैं, ठीक, उनका रख रखाव, इस तरीके की जो कार्य है, इस तरीके के जो कार्य हैं, वो इन संस्थाओं को दे दिए जाते हैं ताकि ये अपने आवश्यकता के अनुरूप जो है उनका क्या है, रख रखाव कर सकें और अपने विकास के लिए जो है योजनाएं बना सके कि उन्हें अपने शहर में किन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है? जैसे देखिए, कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो उनकी जो नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम के द्वारा क्या किया जाता है, सिटी बस चलाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, मतलब शहर के अंदर जो है कनेक्टिविटी को क्या किया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो सिटी बस जो चलाई जाती हैं वो भी तो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरीके से अपने शहर की आवश्यकता के अनुरूप विकास योजनाओं को बनाना, ठीक है, और वही है योजना को बनाने में जब जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है तो उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक? तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी हमें हमारे संविधान में ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इसमें क्या-क्या किया गया, जरा हम इस बात को समझते हैं। देखिए, इसमें किया ये गया कि सबसे पहले तो इसमें जो भैया वह क्या किया गया, संविधान में भाग 9 ए ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? भाग 9 ए ऐड किया गया, जिसका शीर्षक था क्या? नगर पालिकाएं। उसका शीर्षक, हेडिंग जो था, नगर पालिकाएं। अनुच्छेद जिसका प्रावधान किया गया 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। कहां तक? 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। ये सारे अनुच्छेद जो हैं वह नगर पालिकाओं को जो है डेडिकेटेड किए गए। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया गया, इसके साथ ही भारत के संविधान में अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई, मतलब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 18 विषय दिए गए। जैसे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए। वैसे ही यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो नगर पालिकाएं हैं उन्हें जो है 18 विषय दिए गए। तो ये क्या हुआ, कुछ प्रमुख जो है विशेषताएं हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की। इसके अलावा इसको जो है, ये जो संशोधन अधिनियम है, जिस तारीख को लागू हुआ था वह लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कब लागू किया गया था, प्रभावी कब बनाया गया था इसे? 1 जून 1993 को। ठीक है, तो जैसे हमने पंचायत में देखा कि उसे 24 अप्रैल 1993 को जो है प्रभावी बनाया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। वैसे ही अब इसके लिए नगर पालिका दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन ये है कि इसको जो है प्रभावी बनाया गया था 1 जून 1993 को। तो ये हो गया 74वें संविधान संशोधन की कुछ प्रमुख बातें हो गई। अब हम फिर से वैसे ही अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं पंचायती राज संस्थाओं में और इसका इतिहास देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इतिहास। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में भी जो है नगरीय जो संस्थाएं हैं उनका जिक्र कहीं-कहीं पर देखने को हमको मिलता है। लेकिन संस्थागत रूप में, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में जो है इनका विकास भारत में जब अंग्रेज आए उसके बाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, वैसे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत देश क्या, इवन पूरे विश्व की जो है पहली ज्ञात नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो वहां पर जो है नगर
नगरीय व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई थी कि वहाँ का जो जल निकास सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, इतना बढ़िया बनाया गया था। घरों को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि सीवेज जो है वह प्रॉपर तरीके से जो है उसको क्या है नगर के बाहर निकाला जा सके। तो बहुत बढ़िया उनकी जो है नगरीय योजना थी। खैर उसके बाद जब हमारे यहाँ पर जो है अंग्रेज जब आए तब इसका संस्थागत रूप से विकास हुआ। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी उस समय मद्रास में। भारत में जब वो आए थे तो उन्होंने मद्रास में अपनी क्या है फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। तो उन्होंने क्या किया 1687 में 1687 में मद्रास में इन्होंने सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की। कहां पर स्थापना की? मद्रास में इनके द्वारा जो है सर्वप्रथम नगर निगम की जो है स्थापना की गई। कहां पर? मद्रास में। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि आपको पता है कि जब अंग्रेज शुरू में आए थे तो उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत से जो है भारत में प्रवेश करना शुरू किया। दक्षिण भारत में प्रवेश किया, फिर वहां पर एक अपनी जो है फैक्ट्री स्टेब्लिश की। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री कोई उत्पादन की जगह नहीं थी, मतलब एक स्टोर वेयर हाउस बनाते थे। वहां पर ये लोग रहते भी थे, वहां भारत के विभिन्न भागों से अपना सामान खरीदते, वहां स्टोर करते, फिर वहां से नाव के माध्यम से जो है उसको अपने देश लेके जाते थे। उनको फैक्ट्री कहा जाता था। फिर सूरत में, फिर कलकत्ता में, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है स्टेब्लिश की थी। तो 1687 में इन्होंने मद्रास में नगर निगम की जो है स्थापना की। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है 1757 और 1764 के जो युद्ध, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने भारत की सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। और उसके बाद फिर इन्होंने चार्टर एक्ट लाने शुरू किए। तो उसी क्रम में एक चार्टर एक्ट आया था 1793 का। कौन सा चार्टर एक्ट? 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा जो है वह क्या किया गया, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, ठीक है, कहां कहां पर? मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में जो है वह नगर निगम की स्थापना की गई। जो उस समय के प्रोविंस थे वहां पर जो है नगर निगम स्थापित किया गया। ठीक है। इसके बाद में फिर क्या हुआ, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में मैंने पंचायत के वाले चैप्टर में भी जिक्र किया था। यहां पर क्या किया गया, नगरीय प्रशासन के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान किए गए। क्या किए गए? नगरीय प्रशासन के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान किए गए कि भैया नगरों में जो है नगर, जितने भी भारत के नगर हैं वहां पर जो है वह नगरीय प्रशासन को जो है सुदृढ़ बनाया जाए, मतलब उनको जो है प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है। क्योंकि अब भारत में धीरे धीरे नगरों का विकास हो रहा है, और अगर उनको पहले से जो है सुनियोजित नहीं किया गया तो इस तरीके से तितिर बितिर तरीके से नगरें विकसित हो जाएंगी, फिर बाद में बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। जैसे होता भी है, देखिए कोई ग्रामीण क्षेत्र या कोई कस्बा जब धीरे धीरे उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, या वह क्षेत्र जो धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित होता जाता है, और अगर वो प्लानिंग के साथ ना किया जाए तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। क्योंकि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पानी निकास की व्यवस्था चाहिए, सीवेज का जो सिस्टम है उसका जो है एवेक्यूएशन के लिए जो है वो होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। फिर शहरों में कितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं। आप देखिए अपने आसपास के कॉर्पोरेशन वालों को देखिए, आए दिन रोड खोदते रहते हैं, कभी ये वाली लाइन बिछानी है, कभी ये पाइप डालना है, कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, है ना। शहरों में बारिश का जो है पानी नहीं निकल पाता है, ठीक, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करेगा तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। खैर, तो इस तरीके से नगरीय प्रशासन का जो है प्रावधान किया गया 1919 में। और यहीं से एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि इसी अधिनियम के माध्यम से जो नगरीय प्रशासन की स्थापना की गई थी, उसके माध्यम से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एवं पीडी टंडन, ठीक है, पीडी टंडन महोदय जो है वह नगर पालिका के सदस्य बने थे। क्या बने थे? नगर पालिका के सदस्य बने थे। और इवन तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1924 से 1925 तक जो है वह इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर भी आसीन थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये इतिहास के बारे में हो गई। अब हम वर्तमान में वापस आ जाते हैं हमारे अपने संविधान संशोधन में, कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस प्रकार से नगर पालिकाओं की जो है संरचनाएं निर्धारित की गई। तो देखिए, नगर पालिकाओं का जो गठन है वह किया जाता है अनुच्छेद नंबर 243 क्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जाता है? 243 क्यू के माध्यम से जो है इसका गठन किया जाता है। ठीक है। अब जैसा हमने पंचायत में पढ़ा था कि पंचायत में त्रिस्तरीय संरचना थी। कैसी संरचना थी? त्रिस्तरीय संरचना। वैसे नगर पालिकाएं जो संस्था है उसमें भी एक तरीके से 3 प्रकार की संस्थाएं मौजूद हैं। कितने? 3 प्रकार की। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रकार, मैं स्त्री नहीं कह रहा हूं। स्त्री का मतलब होता है, जैसे हमने पंचायत में पढ़ा था कि त्रिस्तरीय होंगे। मतलब सबसे पहले है आपके ग्राम, इससे कनेक्टेड है ब्लॉक, और फिर उससे कनेक्टेड है जिला। ठीक है, ये इस तरह, और ये सब एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब स्तरीय है। ठीक है। इसका जो प्रमुख होगा इसका सदस्य होगा, इसका प्रमुख इसका सदस्य होगा।
ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन नगर पालिकाओं में ऐसा नहीं होता। नगर पालिका 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को कोई कहे कि ये एक त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है नगर पालिका में, लेकिन वो सत्य नहीं है। आपको याद रखना है, ये 3 प्रकार के होते हैं। काइंड दिया हुआ है ना, प्रकार, टाइप दिया हुआ है। इंग्लिश की जो बुकें रहती हैं उसमें काइंड लिखा हुआ है ना, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इस तरीके की बात उसमें लिखी गई है। तो नगर पालिकाओं के गठन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्तर पर क्या होता है, नगर पंचायत होता है। क्या होता है दोस्तों, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत ये निचली इकाई या छोटी इकाई होती है ना, जहां पर ऐसे ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 से 20 हजार होती है, वहां पर नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। किनका गठन किया जाता है, नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, उन वहां पर जो है नगर पंचायत का गठन किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे होता भी है, सपोज कीजिए शहर से कोई लगा हुआ गांव है। ठीक है, जैसे मैं जबलपुर में रहता हूं, तो जबलपुर के आसपास जो है बहुत सारे ऐसे गांव लगे हुए थे। पहले पहले वो छोटे छोटे गांव थे। धीरे धीरे जब सिटी का जो विस्तार होता गया, शहर का विस्तार होता गया, तो वो गांव धीरे धीरे कस्बा बनते गए। और जैसे सहपुरा, बिटौन, इस तरह के आसपास के जो क्षेत्र हैं, अब वो धीरे धीरे जो है वहां पर क्या हुआ, वो एक कस्बा के रूप में तब्दील हो गए। तो वहां पर नगर पंचायत की स्थापना की जाने लगी। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे शहर वहां विस्तारित हो रहा है। हर जगह ये होता है। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, शहर के आसपास के जो गांव हैं धीरे धीरे कस्बों में तब्दील होने लग गए हैं, है ना, क्योंकि मेन सिटीज में तो लोगों को रहने के लिए जगह मिल नहीं पा रही है। ठीक है, या जो किराए के मकान है वो बहुत महंगे हैं, है ना, जगह है ही नहीं रहने के लिए। तो शहर के आसपास ही लोग जो है वह क्या कहते हैं, अपना रेसिडेंस ढूंढते हैं, ताकि जो है शहर में जॉब करते हैं तो ज्यादा उनको दूर ना पड़े, धीरे धीरे बस भी जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर नगर पंचायत स्थापित किया जाता है। उसके बाद ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या जो है 20,000 से 3 लाख के मध्य होती है, कितनी होती है, 20,000 से 3 लाख के मध्य होती है, वहां पर नगर पालिका परिषद का स्थापना किया जाता है। किसका स्थापना किया जाता है, नगर पालिका परिषद स्थापित की जाती है। ये मध्य की इकाई होती है ना, कैसी इकाई, मध्यवर्ती इकाई है एक तरीके की, है ना। तो यहाँ पर इसको जो स्थापित किया जाता है वह छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए, मतलब नगर तो है लेकिन छोटे नगरीय क्षेत्र है, जिनकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच में होती है। और तीसरे नंबर पर शीर्ष में जो संस्था आती है वो आती है नगर निगम। क्या, कौन सी संस्था है, नगर निगम। ठीक है, नगर निगम में जो है वह क्या होता है, 3 लाख से अधिक जनसंख्या, मतलब ऐसे नगर या ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक होती है, वहां पर जो है नगर निगम की स्थापना की जाती है, बड़े नगरों के लिए। ठीक है, तो ये नगर पालिकाओं के 3 प्रकार हैं। वैसे तो ये त्रिस्तरीय नहीं है। त्रिस्तरीय नहीं होने का मतलब ये होता है एक दूसरे से संबद्ध नहीं रखते हैं सीधे सीधे तौर पर, लेकिन फिर भी संबंध इनका होता है। ठीक है, जैसे नगर निगम का जो है अपने आसपास के क्षेत्र के जो पालिका परिषद या नगर पंचायत होते हैं उनसे कुछ ना कुछ संबंध स्थापित होता है। क्योंकि सपोज कीजिए एक जगह है ना, एक जगह है, ये कोई महानगर है ना, ये कोई महानगर है, ये महानगर है। अब इस यहाँ से जो सीवेज लाइन जो गई है ना, जो पानी जा रहा है, नाला का जो पानी जा रहा है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं कि बस इतने ही क्षेत्र में जाएगा। हो सकता है वो आगे जो है किसी नगर पंचायत या नगर परिषद के क्षेत्र में चला जाए, क्योंकि पानी है वो तो बहेगा ही बहेगा, है ना, भले ही वो नाले का पानी है तो क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ जाएगा। अब ये क्षेत्र आ गया क्या, नगर पंचायत का क्षेत्र। तो एक दूसरे को जो है यहाँ पर क्या है, कॉपरेट करना ही पड़ता है। तो ये एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ठीक है, बहुत, चलो टेक्निकल में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हो गया आपका क्या, ये वाला 3 प्रकार के जो है हमने नगरीय संस्थाएं हमने देख ली। अब हम देखते हैं, ये आप समझ चुके हैं, नगर पालिका की संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं, नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना के संदर्भ में जो प्रावधान है वह संविधान के आर्टिकल 243 आर में किए गए हैं। कहाँ किया गया है, 243 आर में किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सभी स्थान, जो नगर पालिका के सभी स्थान हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, कहां से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। किनके द्वारा भरे जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के ज्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है वार्ड। क्या होता है, वार्ड, जैसे कहते हैं ना वार्ड मेंबर है ना, या शहरों में जो है इसी वार्ड के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उसको पार्षद कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, पार्षद कह दिया जाता है। और ये पार्षद जो है फिर इनका जो प्रमुख होता है, जैसे गांवों में सरपंच होता है, वैसे प्रमुख अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको। जैसे अपने मध्य प्रदेश में जो है उसे क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेयर, या उसे हिंदी में कहते हैं महापौर, कहते हैं, क्या कहते हैं, महापौर, है ना।
महापौर या उसको जो है मेयर कह दिया जाता है। तो आपको पता है, ठीक है, आपको जो है ये चीजें पता है कि पार्षद होते हैं, तो हर वार्ड से जो है एक पार्षद जो है इलेक्टेड होता है। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से क्या किया जाता है, पार्षदों का चुनाव किया जाता है इस तरीके से। और फिर वो क्या करते हैं, एक अपने जो है एक व्यक्ति जो है महापौर बनाया जाता है उसको, ठीक है। तो वो, और ये महापौर का भी पद जो होता है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग, पार्षदों का चुनाव तो प्रत्यक्ष तौर पर होता है, कई जगह जो महापौर जो होते हैं इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार से जो है तरीके हैं, वो राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके साथ ही क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, क्या हो, 3 लाख से, जिसकी आबादी जो है 3 लाख से अधिक हो, वहां पर क्या किया जाता है, वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, वार्ड समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। इस ये जो प्रोविजन है वह संविधान के 243 में किया गया है। कहां पर किया गया है, 243 में किया गया है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई एक नगर है, उसकी जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, वहां पर मान लीजिए 10 वार्ड है। कितने वार्ड है टोटल, 10 वार्ड है, मतलब 10 पार्षद जो है यहाँ से चुने जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मान लीजिए दो दो या 3 वार्ड को मिलाकर के एक समिति बना दी गई, ऐसे कर करके जो है मान लीजिए यहाँ पर 2 वार्ड समिति बना दी गई। क्या बना दी गई, 2 वार्ड समिति बना दी गई। या तो मान लीजिए ऐसा हो कि बहुत सारी जो है नगर पंचायत है जिनकी जनसंख्या कम कम है। अब मान लीजिए किसी नगर पंचायत में जो है 4 ही वार्ड है, तो इसको समिति जैसे नहीं करना है, तो इसके लगा हुआ जो है कोई और दूसरा नगर पंचायत है, वहां पर जो है 3 वार्ड है, तो इनको मिलाकर के कोई वार्ड समिति बना दी गई, इस तरीके से, है ना। तो क्या किया जाता है, वार्ड समिति का जो है निर्माण किया जाता है, वार्ड समिति का। और वार्ड समिति का निर्माण क्या होता है, सीधी सी बात, ये समिति ऐसी होती है कि जो जितने भी वार्ड मेंबर हैं इसमें, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना का प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका, वो है जिला योजना समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसका जो वर्णन है दोस्तों, वह आर्टिकल 243 जेड डी में किया गया है। कहां पर किया गया है, आर्टिकल 243 जेड डी में किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो गठन है वह जिला स्तर पर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, जिला स्तर पर किया जाता है। इसका काम क्या होता है, जिले के भीतर जितनी भी पंचायतें हैं, जिले की जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिका हैं, उनके लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। मतलब ये क्या करता है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट ए है, इसके भीतर जो है सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है मान लीजिए 10 पंचायतें आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 10 पंचायतें हैं, ठीक है। और इसके भीतर जो है वह मान लीजिए 3 जो है नगर पंचायत है। इस तरीके से जो है नगर पालिका है, नगर पंचायत है 3, ठीक है, 10 पंचायतें हैं। तो इन सब के लिए जो है विकास योजना बनाने का काम जो है, विकास योजना, ठीक है। ये विकास योजना मतलब किस जगह, किस पंचायत में पानी की समस्या है, वहां पर पानी की समस्या कैसे दूर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है एक दूसरे के क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का विकास किस तरीके से किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट से संबंधित, ठीक है, और तमाम चीजें, पार्क डेवलपमेंट, पार्क को डेवलप करने से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो तैयार करने का काम जो है जिला स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है, जिला योजना समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, वो है महानगर योजना समिति। कौन सी योजना समिति, महानगर योजना समिति। इसका जिक्र, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 जेड ई में। कहां पर किया गया, 243 जेड ई में किया गया है। तो स्वाभाविक बात है, ये इसका गठन कहां पर किया जाएगा, ऐसे क्षेत्र जो महानगर है, क्या है, महानगर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 लाख या अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जो है वह महानगर योजना समिति गठित की जाती है। क्या गठित की जाती है, महानगर योजना समिति गठित की जाती है। इसके भीतर क्या हो सकता है, एक या एक से अधिक जिले भी शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या किया जा सकता है, एक या एक से अधिक जिले भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसकी जो घोषणा है महानगर योजना समिति के संदर्भ में, ये घोषणा जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको बेसिकली जो है इनके आर्टिकल्स याद रखने हैं। क्या याद कर रखने हैं, अनुच्छेद याद रखने हैं, ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रहे, इसलिए ये 2-4 बातें इनके संदर्भ में मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। फिर इनका काम क्या होता है, महानगर, जैसे जिला योजना समिति का काम क्या है कि भैया जिले के लिए योजना बनाना, वैसे ही महानगर योजना समिति का काम क्या है, महानगर क्षेत्र के लिए, मतलब उस क्षेत्र के विकास के लिए जो है वह क्या करना, विकास योजना तैयार करना। सिमिलर काम होते हैं जैसे जिला योजना समिति का होता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड हैं। उसमें से पहले नंबर पर जो है आपका आता है स्थानों का आरक्षण, मतलब यहाँ पर भी रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन का जिक्र जो है दोस्तों वह आर्टिकल 243 टी में किया गया है। कहां पर किया गया है, आर्टिकल 243 टी में ये प्रावधान किया गया है। और पंचायतों के लिए कहां पर किया गया है, 243 डी में। तो आपको इसको ऐसे याद रख लेना, 243 डी टी है ना, डिजर्वेशन टिजर्वेशन,
डिजर्वेशन, टिजर्वेशन, मतलब इसमें क्या है भैया, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन, डिजर्वेशन, टिजर्वेशन, है ना। इस तरीके से जो भी आपको सही लगे उसको जो है याद कर लीजिएगा। तो पंचायतों में जो आरक्षण है वो तो डी में है, लेकिन नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, 243 टी के तहत किया गया है। इसमें भी वही होता है, एससी एसटी, जो एसटी एससी कम्युनिटी है उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। 1/3 जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। किन के लिए आरक्षित होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, एससी एसटी सहित, है ना। मतलब ये जो एससी एसटी जो सीटें हैं उनकी जो महिलाओं की सीटें हैं और अन्य महिलाओं की सीटें उनके सहित जो है यह रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। नगर पालिकाओं की अगर हम अवधि की बात करें तो वो कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। और अगर हम शक्तियों की बात करें तो वो कितनी है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, 243 में। कहां पर दिया गया है, 243 में। पंचायत की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहां दिया गया है, 243 में, ठीक है। तो जी से जूनियर जी और डब्ल्यू से डब्ल्यू मैन, कुछ याद कर लीजिएगा, है ना। तो शक्तियों का, नगर पालिकाओं की शक्तियों के संदर्भ में प्रावधान कहां पर किया गया है, 243 में किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी, वित्त आयोग वही होता है, वैसे ही यहां भी आर्टिकल 243 में, कहां पर, आर्टिकल 243 में दोस्तों, वाई में क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है कि नगर पालिकाओं को जो है वह अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य के माध्यम से जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वह क्या किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आप याद कर लेना। इसको आप याद करने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, वैसे तो अनुच्छेद वाला जो हम लेके आ ही रहे हैं क्लासेस, लेकिन अगर आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल आप लोग क्या करना कि इस तरीके से उसको क्या है, चार्ट बना लेना। एक तरफ क्या करना, एक तरफ आप लोग जो है पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल लिख लेना, ठीक है, और एक तरफ जो है आप लोग म्युनिसिपैलिटीज से, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित जो है वह आर्टिकल लिख लेना। अब यहाँ पर देखो, जैसे पंचायत तो ग्राम सभा, अब यहाँ ग्राम सभा जैसी कोई संस्था नहीं होती। यहाँ पर 243 में हमने देखा था ग्राम सभा, यहाँ ऐसे कुछ नहीं, तो इसको जाने दीजिए, ठीक है, ओपी को जाने दीजिए। आता है गठन, तो हमने देखा 243 में जो है पंचायतों के गठन की बात की गई है, यहाँ पर जो है 243 में गठन की बात की गई है, यहाँ पर 243 में संरचना की बात की गई है, यहाँ 243 जो है आर में संरचना की बात की गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्थानों का जो आरक्षण है वह 243 में किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है 243 में किया गया है। वहां पर जो है वित्त आयोग, पंचायत में अगर वित्त आयोग की बात जो है 243 में की गई है, तो यहाँ पर जो है वह किया गया है 243 में किया गया है। तो आई वाई ऐसे करके याद कर लेना, एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। दिमाग सिर्फ कोरिलेट कर ले, एग्जाम में चीजें याद आ जाती हैं। हम कुछ भी इस तरीके से, फिर अगर हम और कोई बात करें जो इस तरीके से रिलेट हो जाएगा, हाँ, पावर की अगर हम बात कर लें, है ना, पावर का अगर हम देखें तो पंचायत के लिए पावर की बात की गई थी 243 में, और यहाँ पर बात की गई है 243 में, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप एक क्या बना लेंगे, एक पेज में जो एक चार्ट बना लेंगे और इस तरीके से दोनों के आर्टिकल्स को कंपेयर करके लिख लेंगे और एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवाइज कर लेना। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। अब ये नगरीय निकाय के प्रकार लिखे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो है नगरीय निकाय होते हैं, मतलब जो अर्बन बॉडीज होती हैं। तो इसमें से एक तो नगर निगम, इस सब के बारे में आप लोग जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका के बारे में भी जानते हैं। एक है न्यास पत्तन, न्यास पत्तन को कहा जाता है पोर्ट ट्रस्ट। देखिए जो बंदरगाह वाले क्षेत्र होते हैं ना, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, वो जो पूरा पोर्ट एरिया है, पूरा जो बंदरगाह का क्षेत्र है, उसके विकास और रख रखाव के लिए न्यास पत्तन का गठन किया जाता है। वैसे ही अधिसूचित क्षेत्र परिषद है, टाउनशिप है, टाउनशिप मतलब जहां पर अभी जो कस्बे के रूप में विकसित हो रहे हैं, वहां पर नगर पंचायत, नगर पालिका ये नहीं होंगी, वहां पर टाउनशिप बना दिया जाता है। फिर इस तरीके से एक और है छावनी परिषद। छावनी परिषद कैंटोनमेंट एरिया, जो मिलिट्री वाला एरिया रहता है, जहां पर मिलिट्री पर्सन रहते हैं, उस पूरे क्षेत्र का जो है जिम्मेदारी जो है वह मिलिट्री को ही दे दी जाती है, तो उसको छावनी परिषद या कैंटोनमेंट एरिया कहा जाता है, ठीक है। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो उन्हीं के पास होती है, लेकिन काम सबका एक ही है कि उस क्षेत्र का विकास करना, उस क्षेत्र की सड़कें, ठीक है, बिजली, पानी, इन सब की जो है व्यवस्था करना, ठीक है, और साथ में कुछ सामाजिक योजनाएं, मतलब सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं। इसके अलावा और भी क्या करती है नगर पालिकाएं, देखिए जैसे लोगों की मृत्यु का पंजीकरण, जन्म का पंजीकरण इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक, वहां के जो दुकानें होती, मतलब बहुत सारे जो है लोगों को जो व्यापार वगैरह करने के लिए दुकानें अलॉट करना, लाइसेंस देना,
ठीक है, आपने देखा होगा किसी आप होटल में जाएंगे तो उसके वहां पर टंगा रहता है एक नगर पालिका के द्वारा जो है उसके दुकान को रजिस्टर करके उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ भाई आप हमारे क्षेत्र में जो व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है उनके पास इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया म्युनिसिपैलिटीज कंप्लीट। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या देखते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियां। क्या देखते हैं? सहकारी समितियां। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में भारत के संविधान में ये था कि गांधी जी का मानना ये था, जो गांधी जी थे उनका मानना ये था कि भारत में जो है वह क्या किया जाए कि एक तो ग्राम पंचायतों का विकास किया जाए, क्योंकि भारत की आत्मा जो है गांवों में बसती है, तो ग्राम पंचायत का विकास किया जाए। पहली बात तो गांधी जी की ये थी। और दूसरी बात ये थी कि भारत के पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है कि वह बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री लगा सके। क्या कर सके? बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री लगा सके, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। तो उसकी जगह पर क्या किया जाए? सहकारिता के आधार पर जो है वह क्या किया जाए? भारत का विकास किया जाए। मतलब एक गांव है, अब वहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। तो सपोज कीजिए वहां के लोगों को, वो जिस भी काम में स्किल्ड है, मतलब जिस भी काम में जो है वो पारंगत है, उनका एक समूह बना दिया जाए और उनको जो है संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाए। क्या करवा दिए जाए? संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाए और उन्हें उस काम में संलग्न करवा दिया जाए। जैसे किसी क्षेत्र के लोग जो है बुनाई में पारंगत है, किसमें? बुनाई में। किसी क्षेत्र के लोग कटाई में पारंगत है, कटाई करने में, बुनाई कटाई, है ना, इस तरीके के किसी काम में पारंगत, तो उस गांव के उन सभी लोगों को एक समूह बना दो, ये उस क्षेत्र के जो भी लोग उनका एक समूह बना दो और एक संस्था बना दो। ठीक है, मतलब क्या बना दो? एक समिति बना दो। इन्हीं को कहा जाता है सहकारी समितियां। क्या कहा जाता है? सहकारी समितियां। तो देखिए सहकारी समिति का क्या उद्देश्य होता है, इस बात को समझ लीजिए। यहां पर मैंने लिखा है कि सहकारी समितियां क्या होती हैं। ठीक है, तो सहकारी समितियां जो है सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से, किसके माध्यम से? सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से अपने सदस्यों के साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अपने सदस्यों के साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना सामूहिक कार्यवाही के माध्यम। यहाँ किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहेगा, सभी का योगदान रहेगा। जैसे सपोज करो कपड़ा जो है कपड़ा बनाने का काम है, तो उसमें क्या होगा? कुछ लोग जो है कटाई के काम में, कुछ बुनाई के काम में, कुछ चरखा के माध्यम से जो है चरखा चला करके जो है धागे बनाएंगे, कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई करेंगे। इस तरीके से जो क्या होगा, सब लोग मिलकर के काम करेंगे और फिर क्या है, उस कपड़े को जब मार्केट में बेचा जाएगा तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को जो है जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे होता भी है, जैसे जो बांस के बहुत सारे जो है क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे वो बैठने वाले चेयर वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, बहुत सारे क्या, तो उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मतलब मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जो बांस के पतले पतले डंडियां रहती, उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो है ना डेकोरेटिव सामान भी बनाए जाते हैं, चेयर भी बनाए जाते हैं, टेबल भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कैफे वैफे रहते हैं वो इनको यूज भी करते हैं। ठीक है, सस्ते सुंदर टिकाऊ रहते हैं। तो इस तरीके से तो ये सब सहकारी समितियों के द्वारा बनाया जाता है। खादी के विकास में, जैसे मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस ऐसा चलता है सहकारी वाला, मृगनयनी के नाम से, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, जिसमें लाभ के बजाय क्या क्या किया जाता है, स्व सहायता और पारस्परिक सहायता पर जोर दिया जाता है। मतलब लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे की जो है सहायता की जो फीलिंग होती है उसको बढ़ाया जाता है। उदाहरण में अगर हम बात करें तो अमूल, अमूल के बारे में आप सबको मालूम है, ठीक है, कि अमूल इंडिया है ना, अमूल दूध पीता है भारत। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका, अमूल है। भारत टैक्सी का भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो आपके ओला उबर, ये इस तरीके की जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं कि बहुत ज्यादा कमीशन ले लेती हैं ड्राइवरों से। ठीक है भाई, टैक्सी उनकी, ड्राइवर भी वो खुद ही हैं, वो अपना पूरा समय उस पर लगा रहे हैं और ये कंपनियां जो है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके जो काफी मुनाफा कमाती हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि क्यों ना हम भारत टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए, यह सहकारिता के आधार पर, मतलब इसमें टैक्सी मालिक ही, मतलब टैक्सी चालक ही उसके मालिक होंगे। लिज्जत पापड़ तो आप जानते ही होंगे, सब लोग यूज करते हैं। सांची दूध है ना, सांची जो मिल्क का प्रोडक्ट आता है, वो भी ये सारी चीजों के उदाहरण है सहकारिता के। तो इसके संबंध में प्रावधान कब किया गया? संविधान में लौटते हैं हम लोग। तो संविधान में देखिए दोस्तों, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी दी गई थी किसको? राज्यों को। ये जिम्मेदारी दी गई थी राज्यों को डीपीएसपी के तहत जो है अनुच्छेद 43B में, जैसे इसको भी ऐड ही किया गया है। तो इसमें यह कहा गया था कि राज्य जो है अपने यहाँ पर सहकारिता का विकास करेंगे। ठीक है, तो लेकिन वही बात है कि सहकारिता का विकास करना मतलब क्या है? राज्य के ऊपर एक और उत्तरदायित्व,
अब उन लोगों को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले तो वह सहकारिता का विकास करें, लोगों का विकास करें, ठीक है? क्योंकि वो एक कहावत नहीं है कि बने रहो पगला, या मतलब सामने वाले को बने रहने दो, यहाँ उल्टा हो जाएगा वो, कि सामने वाले को जो है आप बेवकूफ़ ही रहने दीजिए, या तो मैं कहूँ कि आप जो है उसे शिक्षा के उस स्तर तक ले जाइए नहीं, उसको समर्थ मत बनाइए, क्योंकि समर्थ बन जाएगा तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ी करने लग जाएगा, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य ये रहता है कि ये उतना ही आपको समर्थ बनाते हैं जितने में इनका काम हो जाए, ठीक है? बाकी इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब होता नहीं है। खैर, तो डीपीएसपी में ये आर्टिकल ऐड किया गया था 43 बी, जिसमें कहा गया था कि राज्य जो है, राज्य क्या करेगा? सहकारी संस्थाओं का विकास करवाएगा। मौलिक अधिकार में भी एक आर्टिकल ऐड किया गया अनुच्छेद 19 सी। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 19 सी ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि संघ मतलब सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार है, मतलब उसके लिए आपको कोई डिनाय नहीं कर सकता है। तो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सहकारी समितियों के संदर्भ में कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो संविधान संशोधन है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये आपको संशोधन याद रखना है। इसके माध्यम से भारत के संविधान में जो है आर्टिकल वो भाग ऐड किया गया है, वो है 9B। कौन सा भाग ऐड किया गया है? 9B ऐड किया गया है, ठीक है? तो 3 भाग देख लिए हम, है ना? इस पूरे भाग 9 में ये वाला जो है, इसमें 3 पोर्शन हमने पढ़ लिया, पंचायत, नगरपालिका और फिर अब सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के 243 जो है ZH से लेकर के 243 ZT तक जो है इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अंदर के अनुच्छेद हमें याद नहीं रखने होते ना, पूछा जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि सहकारी समितियों का वर्णन जो है कहां से कहां तक के अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है? और अन्य जगहों पर किन किन अनुच्छेदों में सहकारी समितियों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19C में किया गया है और डीपीएसपी के आर्टिकल 43B में किया गया है, ठीक है? तो इसके माध्यम से क्या है कि लोगों का विकास किया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों ये सहकारी समिति भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे तो अभी 2021 में मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, 2021 में एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 97वां संविधान संशोधन के लगभग 80% हिस्से को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ठीक है? क्या कर दिया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया है, कुछ हिस्से को बचे रहने दिया है, उसके पीछे का कारण है। चलिए, तो आज की सभा को दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।